स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जर्मनी के महान समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री मैक्स वेबर के विचारों का। मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान दिया है और उस प्रतिमान में उन्होंने नौकरशाही की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। यदि वे विशेषताएं किसी देश में पाई जाती है तो वहाँ की नौकरशाही को आदर्श प्रतिमान के अनुरूप माना जाएगा। तो देखिए, जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर संगठनात्मक विश्लेषण के एक मॉडल यानी प्रतिमान के रूप में नौकरशाही का वर्णन किया। और एक ख़ास बात रही कि नौकरशाही के बारे में हमेशा नकारात्मक और घृणित बातें कही गई है। विभिन्न विद्वानों द्वारा नौकरशाही को अच्छा नहीं माना गया है। नौकरशाही का अर्थ लगाया गया कार्य में विलंब, भ्रष्टाचार, पक्षपात इत्यादि बातें कही गई है, लेकिन वेबर इनसे सहमत नहीं है। उन्होंने उस नौकरशाही की नकारात्मक छवि को तोड़ा और उसको सकारात्मक अर्थ प्रदान किया। और एक और बात बताई कि यह संगठन के लिए स्थायी और आवश्यक बताया इसको। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि संगठन के लिए नौकरशाही स्थायी और आवश्यक कैसा है। वेबर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वेबर ने पहली बार नौकरशाही का व्यवस्थित और विस्तृत ध्यान रखना है कि इससे पूर्व जिन विद्वानों ने नौकरशाही का अध्ययन किया वो व्यवस्थित भी नहीं था और बहुत संक्षिप्त था और ज़्यादातर नकारात्मक सेंस में था। यानी उन्होंने नौकरशाही की बुराइयां ज़्यादा बताई, जबकि वेबर ने नौकरशाही की समस्त अच्छाइयों को पहली बार प्रकट किया और बिल्कुल तारतम्य बनाते हुए नौकरशाही की विशेषताएं बताई। पहले हम देखते हैं आदर्श नौकरशाही की तत्व या विशेषताएं। तो वेबर ने जो विशेषताएं बताई हैं उनको संक्षेप में यहाँ हम देख सकते हैं। इनका सभी का विवरण नीचे डिटेल में हम लोगों को प्राप्त होगा। पहला है व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था, दूसरा है नियमबद्धता, यानी ये नियमों से बंधी हुई है। व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था का अर्थ हो गया कि इसमें व्यक्ति अलग है, व्यक्ति चाहे कोई भी हो उससे नियमों के संचालन, नियमों के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आदेश दिए जाते हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं बल्कि पद से पद को दिए जाते हैं। कार्य कुशलता की बात की है कि एफिशिएंट होती है, अपने काम को पूरी एक्यूरेसी के साथ करती है। पद सोपान आप जानते ही हैं, इन सभी का विवरण अभी नीचे आएगा, एक बार आप देख लें इनको। फिर व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में अंतर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में अंतर करते हैं। हर कामकाज जो भी होता है, चाहे आदेश दिया गया हो, कोई रिपोर्ट लिखी गई हो, किसी प्रकार का कार्रवाई की गई हो, उसको लिखित में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और एक है एक तंत्रीय व्यवस्था जिसमें केवल नौकरशाही का शासन होता है, अन्य कोई शासन नहीं होता है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही मॉडल का वर्णन करते हुए कुछ अन्य तत्व विशेषताओं का भी समावेश किया है। और इन सब को जो वेबर ने बताए हैं और कुछ अन्य विद्वानों ने बताए हैं उन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहली ये 10 विशेषताएं खास तौर से आपको याद रखनी है। ये 10 विशेषताएं नौकरशाही की पूछी जाती है और इनका अर्थ आना चाहिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन इस पे बनता है। तो पहला देखिए, योग्यता। नौकरशाही में हर एक पद के लिए योग्यता होती है। और योग्यता कैसी? तकनीकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता जैसे उसकी स्कूलिंग या कॉलेज से संबंधित जो योग्यताएं हैं, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये योग्यता शैक्षणिक हुई, जिसे एकेडमिक योग्यता भी कहते हैं। और तकनीकी योग्यता का अर्थ है जिस काम को करने के लिए व्यक्ति आना चाहता है उससे संबंधित योग्यता। जैसे रेलवे में आप जाना चाहते हैं तो रेलवे में विभिन्न प्रकार की अन्य योग्यताएं, जैसे हो सकता है आपसे ITI मांगा जाए या आपसे पॉलिटेक्निक मांगा जाए। तो इस तरह से विभिन्न योग्यताएं होती है। इसी प्रकार आप मान लीजिए किसी अन्य सेवा में जाना चाहते हैं, आप किसी
विज्ञान से संबंधित किसी पद पे जाना चाहते हैं तो उसकी अन्य योग्यताएं होती है। तो हर पद की अपनी अपनी कुछ निर्धारित योग्यताएं होती है। आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी तकनीकी योग्यता क्या होगी, आप बीएड हो या एसटीसी हो, तो इस प्रकार की योग्यताएं तकनीकी योग्यताएं। और जबकि शैक्षणिक योग्यताएं जो आपकी स्कूल और कॉलेज में जो आपने अर्जित की है सामान्य योग्यताएं, वो शैक्षणिक योग्यताएं, जैसे आपने हायर सेकेंडरी किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ये सभी योग्यताएं जो होती है वो शैक्षणिक या एकेडमिक योग्यताएं कहलाती है। आगे हम देखते हैं इस मॉडल की कुछ अन्य विशेषताएं। योग्यताएं के आधार पर ही प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति की परीक्षाएं होती है। ये भी आप जानते हो, नौकरशाही में प्रवेश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं और उनमें इन योग्यताओं की जांच हो जाती है और फिर उसका चयन हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता, देखिए कार्य क्षेत्र, यानी प्रत्येक नौकरशाह, जो प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरशाही में आएगा उसका निश्चित और स्पष्ट और पहले से निर्धारित कार्य क्षेत्र होता है। उस कार्य क्षेत्र यानी कार्य करने का जो एरिया है उससे बाहर जाके वो अपना कार्य नहीं कर सकता। यानी पहले से तय होते हैं कि उसे क्या काम करना है, किस एरिया में कार्य करना है, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, ये पहले से तय होता है। और उनका जो सीमांकन होता है, यानी का अधिकार, दायित्व और कार्य का जो सीमांकन होता है, लिमिट जो तय की जाती है, वो भी यह देख के नहीं की जाती है कि फला व्यक्ति मेरे मिलने वाला है या मेरा रिश्तेदार है तो इसके तो काम तो कम करूँ, इसको शक्तियाँ बहुत ज़्यादा दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो शक्तियाँ होगी या सत्ता होगी, प्रत्येक व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व होंगे वो बिल्कुल निरपेक्ष होंगे। निरपेक्ष का अर्थ है जब आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाएं, यानी व्यक्ति से आपके संबंधों के आधार पर नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को, जैसे उदाहरण के रूप में एक प्रतियोगी परीक्षा में मान लीजिए 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई और ए, बी और सी 3 जने पास हुए। एक ज़िले को 3 भागों में बांटा गया है, 3 सब डिस्ट्रिक्ट में उसको बांटा गया है। एक में पोस्टिंग ए को दे दी जाती है, दूसरे में बी को और तीसरे में सी को। अब यह तीनों का क्षेत्र बिल्कुल बटा हुआ है। इनको जो कार्य हैं, तीनों के कार्य बिल्कुल बराबर दिए जाएंगे, तीनों की जो शक्तियां होगी वो बराबर होगी और तीनों अपने अपने एरिया में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए व्यक्ति मान लीजिए किसी राजनेता का परिचित है, मित्र है, रिश्तेदार है, तो उसको ज़्यादा शक्तियां दे दी जाए और बी और सी को कम शक्तियां दी जाए। इसलिए कहा गया है व्यक्ति निरपेक्ष मानक होते हैं, यानी व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज नहीं होते हैं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए एक से मानक होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो सीमांकन होगा वो बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नियम और प्रक्रिया, यानी हर एक कार्य के लिए पहले से निश्चित नियम तय है और उसकी निश्चित प्रक्रिया है। उस नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य निरंतर रूप से संगठित यानी संपादित होता रहेगा। अच्छा, नियमों का इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए आप जानते हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। जब नया व्यक्ति आता है किसी भी सेवा में, जैसे मान लीजिए कोई तहसीलदार बन के आया है या नायब तहसीलदार बन के आया है या एसडीएम बन के आया है, तो ऐसा नहीं है कि कल उसका चयन हुआ और आज तुरंत उसको नियुक्ति दे दी, बल्कि उसको जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल होती है उनमें उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो समझ सके कि उसके पद के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके उत्तरदायित्व क्या हैं और उन कार्यों को करने के विभिन्न नियम और प्रक्रियाएं क्या है। जब वो वहाँ से समझ जाता है तो फिर उसको पोस्टिंग यानी ज़िले में पोस्टिंग दे दी जाती है, क्षेत्र में पोस्टिंग दे दी जाती है। तो इसलिए कहा है कि नियमों का तार्किक यानी सही उपयोग हो, रेशनल उपयोग हो, उसके लिए उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और फिर काम उसी के अनुसार करेगा। जो निश्चित नियम है उसी के अनुसार कार्य करेगा, अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा। अगला है पद सोपान। ये आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। पद सोपान का अर्थ होता है संगठन की एक पिरामिड नुमा संरचना जिसमें उच्च
स्तर पर उच्च अधिकारी होते हैं, फिर बीच के भागों पर उससे कम दर्जे के अधिकारी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें हर एक जो कार्रवाई होगी वो हर एक पद से गुजरेगी, आप जानते हैं, इसी को कहा गया है पद सोपान। दूसरी चीज़ है कि आदेश जो आएगा ऊपर से जारी होगा, नीचे के व्यक्तियों को जो आदेश प्राप्त होगा वह ऊपर से नीचे तक चलेगा, और रिपोर्ट जो जाएगी वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो यह इसमें जो पारिश्रमिक यानी जो वेतन होता है वो कार्य की प्रगति के अनुसार मिलेगा कि कैसा काम है, जिम्मेदारी कैसी है। और जो पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है इसमें, जैसे यहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है या ऊपर, इस तरह से ऊपर बढ़ते रहते हैं समय के साथ साथ। तो वरिष्ठता यानी समय कितना गुजारा, उसकी सेवा कितने साल की हुई है और उसकी योग्यता क्या है, इसके आधार पर उच्च पदों पर प्रमोशन होता है। तो इस प्रकार से ये पद सोपान, जिसमें संगठन में नीचे से ऊपर तक प्रत्येक पद जो है पद सोपान में संगठित रहते हैं। फिर आया नया पॉइंट, अस्वामित्व, यानी ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। नौकरशाही में जो आपको पद मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी को एसडीएम का पद प्राप्त हुआ, या किसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ, या किसी को एसपी का पद प्राप्त हुआ, जिस भी पद पे नौकरी कर रहा है वह पद उसकी बापोती यानी उसका स्वामी नहीं बन जाता है वो। साथ ही उस पद को उस पद के जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए उसको विभिन्न साधन उपलब्ध कराए हैं, जैसे भवन उपलब्ध कराया है, भवन में विभिन्न फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, वाहन उपलब्ध कराया गया है, और भी बहुत सी चीज़ें जो उसको उपलब्ध कराई गई है, और धन उपलब्ध कराया गया है। तो वो सारी की सारी जो साधन है और जो पद है वो उसके स्वामित्व में नहीं है, यानी उसका कोई मालिकाना हक नहीं हो गया। वो केवल उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन साधनों का, उस पद का इस्तेमाल करेगा। उदाहरण के रूप में वाहन उपलब्ध करवाया गया है, तो ऐसा न हो कि वाहन का उपयोग अपने रिश्तेदारों को किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण करवाने के लिए करे या अपने घरेलू कार्यों में करे। वाहन का उपयोग उसे जो सरकार के निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए करना चाहिए। ऐसा ही टेलीफोन उपलब्ध कराया है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर उपलब्ध कराया है, तो ऐसा न हो कि वो कंप्यूटर खोल के अपने घर ले जाए और अपने बच्चों के पढ़ने के लिए या अपने बच्चों के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका उन साधनों पर, उस पोस्ट पर कोई मालिकाना हक नहीं है। केवल वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है, न कि अपने निजी प्रयोग के लिए। तो इस प्रकार से नौकरशाह का स्वामित्व नहीं होता, वह इन साधनों का उपयोग केवल अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अगला पॉइंट है निर्वैयक्तिक व्यवस्था। ये बड़ी अच्छी विशेषता है। जो व्यक्ति हैं संगठन में जो कार्य कर रहे हैं नौकरशाही में, वो व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बल्कि पद के हिसाब से जाने जाएंगे। ये समझे आप कि आदेश जारी किया, जैसे मान लीजिए ए एक अधिकारी है और इसके नीचे बी, सी और डी 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। ए ने आदेश जारी किया, तो वास्तव में ए ने आदेश जारी नहीं किया, ए जिस पद पर कार्य कर रहा है उसने आदेश जारी किया। मान लीजिए ए जो है एसडीएम के पद पर कार्य कर रहा है और बी, सी, डी नायब तहसीलदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ए ने आदेश बी, सी, डी को नहीं दिया, बल्कि किसने दिया? एक एसडीएम ने 3 नायब तहसीलदारों को आदेश दिया। यानी ए की व्यक्तिगत हैसियत कुछ नहीं है, बी, सी, डी की व्यक्तिगत हैसियत कुछ नहीं है। पद कौन सा है? एसडीएम। एसडीएम की पोस्ट से आदेश जारी हुआ है नायब तहसीलदार की पोस्ट को, इसलिए कहा गया है ये निर्वैयक्तिक व्यवस्था है। समझे इसको? नौकरशाहों द्वारा आदेश जारी करने में निर्वैयक्तिक व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। कोई भी निर्णय, अच्छा आगे देखिए, आदेश जारी करने में हुआ। अब बात आती है डिसीजन लेने की। जैसे पद पर जो कार्यरत है एक अधिकारी, उसने कोई डिसीजन लिया, तो डिसीजन लेते समय भी वो ये देखेगा कि मैं किसी व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन न लूँ,
यानी उसको जो डिसीजन लेना है वो पूरी तरह व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठ के लेना है। जैसे मान लीजिए एक तहसीलदार है ये, और उसके अधीन जो नायब तहसीलदार काम कर रहा है वो उसी का भाई है, लेकिन नायब तहसीलदार ने कोई कार्य गलत किया है तो तहसीलदार को उसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो वो यह न देख ले कि क्योंकि ये मेरा भाई है इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसके कार्य को जो है मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ क्योंकि इसने काम तो गलत किया पर ये मेरा भाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लिखा है व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होके, यानी इसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भी मैं यही करता, ऐसा सोच के उसको कार्य करना चाहिए। रिश्ते और भावनाओं से बिल्कुल ऊपर उठते हुए, भावनाओं से विहीन हो जाना, ये एक बड़ी बात वेबर ने कही है। आगे देखिए, पूर्णकालिक व्यवसाय, यानी कि जो वह नौकरी कर रहा है नौकरशाही में, वह उसका फुल टाइम काम है और एकमात्र काम है या कम से कम प्रमुख काम तो है ही है। यानी इसके अलावा उसे कोई और नहीं है कि साइड में कोई दुकान खोल ले या प्रॉपर्टी का कारोबार करना लग जाए, या जिस कार्य में वह आया उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि एक टीचर है तो वो टीचर जो है साथ में एक दुकान खोल ले पुस्तकों की और अपने विद्यार्थियों को कहे कि आप वहाँ से पुस्तकें खरीदिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अन्य लिखा है, देखिए, अतः पद पर रहते हुए नौकरशाह अपने वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई आय स्वीकार नहीं करेगा। उसको जो सारा काम चलाना है अपना, किससे चलाना है, जो उसको तनख्वाह मिल रही है, जो वेतन यानी सैलरी मिल रही है वो, क्योंकि वही उसका जो है प्रमुख व्यवसाय है। आगे देखिए, विवेकशीलता, इसको कहा गया है रैशनैलिटी। विवेकशीलता का अर्थ होता है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसमें परिणाम जो मिले वो अधिक से अधिक मिले और उसमें जो व्यय आए वो कम से कम आए। ये हम साइमन के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। साइमन ने पूर्ण तार्किकता शब्द, वो तार्किकता ही विवेकशीलता है। तो परिणाम अच्छे से अच्छा प्राप्त हो और व्यय या साधनों का जो यूज़ है वो कम से कम हो। नौकरशाहों से विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है, यानी उनको विवेकशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने साधन दिया है तो मैं इसका कैसे भी इस्तेमाल करूं, चाहे कितना भी ख़राब इस्तेमाल करूं और परिणाम उसका जीरो आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने साधन उपलब्ध करवाए हैं उनका इस ढंग से इस्तेमाल कीजिए कि उनके जो आउटपुट या रिजल्ट आए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आए और ख़र्चा कम से कम लगे। दूसरी चीज़ है, कई बार साधनों के इस्तेमाल में जो है व्यक्ति नौकर राजनेताओं के दबाव में आ जाता है। नौकरशाह एक अधिकारी, आप जानते हैं, मान लीजिए एक ज़िले का कलेक्टर है तो उस ज़िले का सांसद हुआ या कोई मंत्री हुआ, उस पर निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के दबाव डाल सकते हैं। तो उन दबावों में बिल्कुल नहीं आना है। ऊपर पहले ही आ चुका है कि सारा कार्य करना है उसको नियमों के अधीन, नियम का पालन करते हुए कार्य करना है। नेताओं के बारे में वेबर ने कहा है कि नेताओं की सनक, यानी नेता कई बार ये कह देते हैं ये कर दो, अब नेता ये नहीं जानते इसमें खर्चा कितना आएगा, इसका परिणाम कितना निकलेगा, इसकी जो है सरकार के ऊपर कितना भार पड़ेगा, वो नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेता किसी गांव में भ्रमण पे गया, मंत्री, और गांव वालों ने कहा साहब हमारे यहाँ पानी की टंकी बनवाई है, तो नेता ने तुरंत जो वहाँ पर PhD के अधिकारी थे, एक्शन या एससी जो था, उसको कहा ठीक है यहाँ पानी की टंकी का काम कल से बनाना शुरू करो भाई। तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एससी को देखना है, जो इंजीनियर है उसको ये देखना है कि वहाँ पे पानी की टंकी की आवश्यकता है या नहीं है, पानी की टंकी बनाने में खर्चा कितना आएगा, इसका धन कहाँ से प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें देख के फिर ही वो निर्णय ले सकता है। जबकि नेता ने तुरंत कह दिया कि यहाँ पानी की टंकी बनाओ। तो यह सनक जो होती है और जो किसी प्रकार का दबाव जो डालते हैं नेता, राजनेता, उससे बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। फिर आया तटस्थता। तटस्थता का अर्थ होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल जिसे कहते हैं कि आप A और B, दो व्यक्तियों के बीच में आपको फैसला करना हो, मान लीजिए
तो आप बिल्कुल बीच की लाइन पे रहे, किसी के पक्ष में आप झुके नहीं। तो नौकरशाहों को क्या होना चाहिए? गैर पक्षपाती और गैर राजनीतिक, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उनको सरकारें आती है जाती है, कभी एक्स दल की सरकार आती है, कभी वाई दल की सरकार आती है, उनको किसी भी दल से लगाव नहीं होना चाहिए। सभी दल जो है उसकी दृष्टि में समान होने चाहिए। सिर्फ उनको नियम कायदों को लागू करना है और नियम कायदों को लागू करते समय किसी का भी वो पक्ष न ले, चाहे उसका कोई भाई हो, रिश्तेदार हो, चाहे उसका कोई विशेष परिचित हो। और लास्ट एंड फाइनल आया है, जैसा मैंने पहले ही कहा, प्रत्येक जो कार्रवाई होगी उसका क्या रखा जाएगा? लिखित रिकॉर्ड। हर काम लिखित में होगा, मौखिक काम नहीं होगा। यदि मान लीजिए कोई अर्जेंसी आ गई है कि मौखिक ही करना पड़ गया काम, टेलीफोन पे ही काम करना पड़ गया, तो भी कर ले, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी कार्रवाई, उसका क्या निर्णय हुआ है, वो काम क्यों किया है, ये सब कुछ लिखित में रखा जाएगा। आपने क्या डिसीजन लिया उसे लिखो, आपने फिर जो जो कार्रवाई की उसका भी लिखित रिकॉर्ड हो। आदेश सब कागज़ पे जाने चाहिए, रिपोर्ट कागज़ पे आनी चाहिए, और नियम जो आप यूज़ करते हो वो भी लिखे होते हैं, पुस्तकों में नियम लिखे होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक पुस्तक है हमारे राजस्थान में, RSR, राजस्थान सर्विस रूल। तो कर्मचारियों की सेवा के दौरान कौन कौन से नियम लागू होंगे उनके ऊपर, वो सब के सब उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से एक और पुस्तक है GF&R, तो यह है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल। तो ये भी आप जो धन खर्च करते हैं उससे संबंधित नियम है, इसमें ये भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक जो है नियम लिखे हुए होने चाहिए, और नियमों के अनुसार ही आप लिखित में, उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए आपके महाविद्यालय में एक विद्युत की समस्या है, विद्युत समय पे नहीं आती है, तो एक इन्वर्टर खरीदा जाना है, इन्वर्टर खरीदना है महाविद्यालय में। तो इन्वर्टर खरीदने के लिए ऐसा नहीं होगा कि प्रिंसिपल प्राचार्य सर बाज़ार में जाए और इन्वर्टर खरीद के ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो संस्थापन विभाग है महाविद्यालय का, उसकी तरफ से एक कार्यालय टिप्पणी लिखी जाएगी कि महाविद्यालय में विद्युत पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, अतः इन्वर्टर खरीदा जाना उचित रहेगा। उसके उपरांत लेखा विभाग जो है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो उस पर अपनी टिप्पणी लिखेंगे। खरीद से संबंधित कोई समिति बनी हुई है आचार्यों की, सहायक आचार्यों की, तो वो उस पर अपनी टिप्पणी करेगी, प्राचार्य फिर उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे, और अंत में यह तय होगा कि हमारे पास देखा जाएगा बजट है या नहीं, यानी धन उपलब्ध है कि नहीं। मान लीजिए कि इन्वर्टर 30,000 रुपये का आता है, तो 30,000 रुपये उपलब्ध है कि नहीं, ये देखा जाएगा। उसके उपरांत बाज़ार में देखा जाएगा कि 3 ऐसी फर्में कौन सी है, 3 विक्रेता कौन से हैं जो इन्वर्टर बेचते हैं। उन 3 विक्रेताओं को से कोटेशन मांगा जाएगा। कोटेशन का अर्थ है उनसे ये कहा जाएगा कि आप यदि हमारे महाविद्यालय को इन्वर्टर बेचते हैं तो आप क्या कीमत लेंगे, इन्वर्टर की विशेषताएं भी बताई जाएगी। इस प्रकार से एक कोटेशन प्राप्त होगा, और उन तीनों कोटेशन को फिर निर्धारित तिथि पर खोला जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि सबसे कम रेट किस फर्म की है, किस विक्रेता, कौन सा विक्रेता है जो सबसे कम कीमत पर इन्वर्टर बेचने के लिए तैयार है। फिर उसकी जो कोटेशन है उसको स्वीकार किया जाएगा, और फिर उसको आदेश दिया जाएगा कि आप जो है हमारे यहाँ इन्वर्टर सप्लाई कीजिए। वो इन्वर्टर सप्लाई कर देगा, इन्वर्टर का बिल आएगा, बिल का भुगतान किया जाएगा। ये सब कुछ कार्रवाई शुरुआत से आप देखिए, संस्थापन विभाग ने मांग की, वहाँ से लेके उसके बिल का भुगतान होने तक सब कुछ कागज़ में अंकित रहेगा, और उसकी एक फ़ाइल तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी उसे देखना चाहे तो उस फाइल के आधार पर देख सके कि नियमों का पालन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक जो कार्यवाही है वो बाकायदा लिखित नियमों के अनुसार होगी,
और हर एक कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाएगा, निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रकार से नौकरशाही में कार्य होता है। तो ये 10 विशेषताएं जो बताई है मैक्स वेबर ने, इनको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और हम देखते हैं इसी में। अभी हमने कहा कि वेबर का जो ये नौकरशाही मॉडल है ये आदर्श है, यानी आइडियल मॉडल है, यानी सबसे अच्छा मॉडल है ये। आप इस मॉडल से बढ़िया और कोई मॉडल नौकरशाही का संगठन के कामकाज को चलाने का नहीं है। तो आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श होता है एक्चुअली कि जो पूरी तरह से व्यवहार, एक तो होता है व्यवहार में पाया जाना और एक होता है आदर्श। तो आदर्श को मैं कहूँगा कि किसी चीज़ की 100% विशेषताएं उसमें हो तो वह आदर्श है। तो ये जो मॉडल बनाया है वेबर ने, ये एक प्रकार से एक पैमाना बनाया है कि आप ये जैसे 10 विशेषताएं हमने देखी, यदि ये 10 विशेषताएं किसी संगठन में है तो इसका मतलब है कि वहाँ 100% आदर्श मॉडल पाया जा रहा है। लेकिन यदि इस 10 में से मान लीजिए 8 ही विशेषताएं हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर नौकरशाही का केवल 80% मॉडल ही अप्लाई हो रहा है, या 7 है तो 70% ही हो रहा है। इस प्रकार से वेबर ने ये जो बनाया है ये एक कल्पनाओं को और वास्तविक तथ्यों को मिला के बनाया है, जो किसी संगठन में कितना नौकरशाहीकरण हुआ है उसका मापन करता है। तो आप जल्दी से इसमें देख लीजिए, वेबर ने वास्तविक तथ्यों और कल्पनाओं को एकीकृत करके अपना मॉडल विकसित किया है। यह पूर्णतः वास्तविकता का परिचय या पर्याय नहीं है, यानी वास्तव में हो सकता है ये पूरी 10 विशेषताएं आपको न मिले, 8 मिले, 7 मिले, 6 मिले। दूसरा, ये कोई लक्ष्य नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि 100% ही इसको अपनाओ, बल्कि आपके संगठन की ज़रूरतों के हिसाब से आप इनमें से हो सकता है 8 विशेषताएं अपनाओ या 7 अपनाओ या 9 अपनाओ। यानी कोई लक्ष्य नहीं है जो विशुद्ध रूप से यानी ज्यों का त्यों वास्तव में हासिल किया जा सके, बल्कि क्या है, एक संगठन में नौकरशाही कितनी हो पाई है। यानी 10 विशेषताएं लगा ली तो 100% हो गई, 8 लगाई तो 80%। उसका एक पैमाना है उसको मापने का। यदि किसी संगठन में इसकी समस्त विशेषताएं नहीं मिलती तो समझना चाहिए उस संगठन में उस सीमा तक नौकरशाहीकरण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक कल्पना है आदर्श नौकरशाही मॉडल, लेकिन व्यवहार में इसके इर्द गिर्द ही जैसे 80%, 90% या 70% मिलता जुलता मॉडल आपको प्राप्त होगा, ये वेबर कहना चाहता है। इसलिए इसको आदर्श मॉडल कहा है वेबर ने। और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु वेबर से संबंधित ही है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि नौकरशाही को वेबर ने आवश्यक भी बताया और स्थायी भी बताया। ये कैसे है, आवश्यक क्यों है? तो वेबर ने नौकरशाही मॉडल को आवश्यक और स्थायी बताया है। आवश्यक क्यों बताया? देखिए, इसमें आवश्यक इसलिए कहा कि यह संगठन के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त करने में सक्षम है। यानी कि यदि संगठन के लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं तो आपने वेबर के नौकरशाही मॉडल को संगठन में अपना लिया, वो जो 10 विशेषताएं उसने बताई है उसको एज इट इज़ अपना लिया, तो आपके जो भी लक्ष्य हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे होंगे और उसमें जो खर्च या लागत आएगी वो कम से कम आएगी, ये कहना चाहते हैं वेबर इस अर्थ में। और दूसरी चीज़ है, यदि आपको मनुष्यों पे नियंत्रण रखना है यानी कर्मचारियों पे नियंत्रण रखना है तो आप बिल्कुल इस मॉडल को अपना लीजिए, क्योंकि ये सबसे तार्किक साधन है। बड़े संगठन यदि आपके हैं तो वहाँ आप इसको अपना लीजिए। आप सामूहिक प्रशासन कर रहे हैं, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का समूह बना के आप प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल इस मॉडल को अपना लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये अपने लक्ष्य को पूरी कुशलता के साथ प्राप्त करेगा। दूसरा कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी जो है कुशलता के साथ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत वेबर ने कहा यह स्थायी है। स्थायी कैसे है कि यदि आपने इसको एक बार अपना लिया तो फिर
आप किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो यह स्थायी ऐसा है क्योंकि इसमें निश्चितता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है अनिश्चितता हो कि आपने 10 यदि ये विशेषताएं अपनाई है तो आपके जो लक्ष्य होंगे वो कुशलता के साथ प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, 50-50 ऐसा कुछ नहीं है। फिर यह स्थायी है, इसमें अनुशासन है, इसमें विश्वसनीयता है, बिल्कुल ये क्रेडिबल है। तो आपने यदि इसको अपनाया है तो ये सारी इसमें विशेषताएं होने के कारण आप फिर इसके आदी हो जाएंगे, आप दूसरा मॉडल अपना ही नहीं पाएंगे। और ये एक बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हैं, अंग्रेज़ों का यहाँ 200 वर्ष शासन रहा भारत में, और अंग्रेज़ों ने नौकरशाही का जो मॉडल अपनाया, आज भारत की आज़ादी के लगभग जो है 70 ईयर्स से ज़्यादा समय हो चुका है, हम आज भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ज़िला कलेक्टर का पद हमें अंग्रेज़ों ने दिया है और आज भी हम ज़िला कलेक्टर के पद से चिपके हुए हैं, जबकि कई देशों में ये पद समाप्त हो चुका है, लेकिन हम समझते हैं कि ये पद हमारे लिए निश्चितता, स्थायित्व, अनुशासन और विश्वसनीयता का पर्याय है, इसलिए हम इसको अपनाए हुए हैं। रेवेन्यू बोर्ड हो, आज भी जो राजस्व प्रशासन का हमारा ढांचा है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। बहुत से पद, रेलवे का जो है कार्य संचालन है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। तो आज हमारा जो नौकरशाही का ढांचा है, आज हमारा जो स्कूल कॉलेज का पढ़ाने का जो शिक्षा का जो ढर्रा है वो अंग्रेज़ों ने हमें दिया है और हम आज भी इसी को चला रहे हैं। इसीलिए कहा कि एक बार जिसने अपना लिया फिर वो विकल्प के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो इस प्रकार से इस भाग में, वीडियो के इस भाग में मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही मॉडल की 10 विशेषताएं, यह स्थायी क्यों है, यह आवश्यक क्यों है और यह आदर्श क्यों है, यह हमने देखी। और अगले वीडियो में हम वेबर के मॉडल की आलोचनाएं देखेंगे। बहुत ही सीवियर आलोचनाएं की है विभिन्न विद्वानों ने, उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।